हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा बायोलॉजी का 8वां लेक्चर रहने वाला है। बायोलॉजी में जो हमारा एक चैप्टर था, पहला चैप्टर जो था, जो मतलब बायोलॉजी का सिलेबस है, वो दो पोर्शन में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट टू। जो पार्ट दूसरा था जिससे हम पढ़ रहे थे आनुवंशिकी, आनुवांशिकी, उस आनुवांशिकी से संबंधित हमने जितना भी सिलेबस में मेंशन था उन सभी टॉपिकों को देख लिया है। अब चैप्टर नंबर आपका जो नेक्स्ट हम चालू करेंगे, जो आज की हमारी जो वीडियो है वो पेशियों पे रहने वाली है। यानी पेशियाँ क्या है, उनके प्रकार क्या है, और पेशियों का जो संकुचन होता है, पेशियों मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जिन्हें कहा जाता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम जो पेशिया है, कॉन्ट्रैक्शन है, उसको 11-12 का लेवल का नहीं पढ़ेंगे, ना ही बीएससी लेवल का पढ़ेंगे। हम इसको एमएससी लेवल तक का पढ़ेंगे, यानी काफ़ी डीप से डीप तक पढ़ेंगे। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मिस करेंगे, हम सभी पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप लेबर असिस्टेंट का पेपर उठा के देखें, उसमें हमें सिर्फ लिखा क्या है, 11th एंड 12th का स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, बट पेपर काफ़ी डीप से भी पूछा जा सकता है आपको। इसलिए कभी चीज़ों को मतलब नॉर्मल में नहीं लिख, जैसे पेशिया हो गई तो पेशिया मतलब 2-3 प्रकार की उसको पढ़ लिया, या पेशिया क्या है, तो वो सामान्य जनरल साइंस में आता है। लेकिन यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, तो हमें सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें बहुत डीप से देखेंगे। तो अब टॉपिक पे आते हैं। आज का जो जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है पेशिया। तो आप हेडिंग लिखिए मेरे साथ ही, रहेगा पेशिया क्या है और उनके प्रकार। तो सबसे पहले तो अपन पेशियों की एक सामान्य बात कर लेते हैं कि पेशिया है क्या चीज़। ठीक है, जिस प्रकार से सेल होती है, ठीक है, जिस तरह सेल होती है और सेल से टिश्यू बनता है, और टिश्यू से क्या बोलते हैं, मसल, यानी पूरा स्केलेटल सिस्टम बनता है धीरे धीरे। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं कि सबसे जो शरीर की छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। कोशिका मिलकर क्या बनाती है, उत्तक, और उत्तक मिलकर हम बनाते हैं पेशिया बनाते हैं या मसल्स बनाते हैं। तो हम ये एक लाइन में कह सकते हैं कि पेशिया है क्या। पेशिया उत्तकों का समूह है। क्या है? उत्तकों का समूह है। इसके बाद पेशियों से और क्या पूछ सकता हमें, लिगामेंट और टेंडन क्या है, या टेंडन क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैब असिस्टेंट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें आप देख लेना, लिगामेंट या टेंडन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका रहेगा लिगामेंट, और ये है एक तो टेंडन, या कई जगह इसको टेंडन भी कहा जाता है। ये दो टर्म है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अब पॉइंट बाय पॉइंट सारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उनको लिखते हैं, और पेशियों के प्रकार क्या है ये सारी चीजें देखते हैं। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं हम कि कोशिका, पहला क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोशिका से क्या बनते हैं, कोशिका से उत्तक, और उत्तक से कोशिका से उत्तक, और उत्तकों से क्या बनता है, मांसपेशिया। क्या बनता है, मांसपेशिया, यानी मसल्स बनती है आपकी। तो ये उत्तकों से मांसपेशिया बनती है। ये अपना पहला पॉइंट हो गया। यानी इसको वन लाइन में कहें तो आपका जो पेशिया है या मांसपेशिया है वो उत्तकों का मतलब उत्तकों का एक समूह है। इसके बाद में जो पेशियों का सबसे छोटा भाग होता है उसको तंतुक कहा जाता है। पेशियों का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, तंतुक कहा जाता है। और उस तंतुक में एक कोशिका द्रव पाया जाता है जिसको सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। तो ये पॉइंट हमारे लिए ठीक रहेगा। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो जो तंतुक होता है उसके अंतर्गत कौन कोशिका द्रव है उसको क्या कहते हैं, तो उसको सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। तो आपका कह सकते हैं कि मांसपेशियों का सबसे छोटा भाग, या जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहा जाता है तंतुक। सबसे छोटा भाग तंतुक होता है। क्या होता है, तंतुक होता है। और इस सार्कोप्लाज्मा नामक कोशिका द्रव इस तंतुक में उपस्थित होता है। क्या होता है, तंतुक में उपस्थित होता है। तो सार्कोप्लाज्मा नामक, मेरे साथ ही लिखते रहिए आप, सार्कोप्लाज्मा नामक
कोशिका द्रव इस तंतुक में उपस्थित होता है। क्या होता है? उपस्थित होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट करें कि कोशिका से उत्तक और उत्तकों से मांसपेशियां बनती है। यानी हम कह सकते हैं कि मांसपेशियां क्या है? आपकी उत्तकों का समूह है। मांसपेशियों का सबसे छोटा भाग तंतुक होता है और सार्कोप्लाज्मा नामक कोशिका द्रव इस तंतुक में उपस्थित होता है। और देखिए और क्या अपन लिख सकते हैं। जिस तरह से तीसरा पॉइंट रहेगा अपने लिए वो रहेगा आपका लिगामेंट से। लिगामेंट, इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट करें। ये पॉइंट अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है कि लिगामेंट क्या होता है। देखो मैं इसको लिगामेंट को समझा देता हूँ। जिस तरह दो हड्डियां जुड़ती हैं, यहाँ देखें जिस तरह से ये दो हड्डियां जुड़ती है, ये ऊपर वाली कोई हड्डी है, मतलब जिस तरह अपने कोहनी देख ले या घुटने का भाग देख ले, तो जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती है तो हड्डियों के जुड़ने वाले स्थान को लिगामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको लिगामेंट कहा जाता है। इसके बाद एक टेंडन और आता है कि टेंडन या टेंडन शब्द क्या है। उसका मतलब ये होता है कि जब हड्डी होती है तो हड्डी तो अकेली होती नहीं, उसके चारों ओर मांसपेशियां होती है। तो हड्डी के चारों ओर एक तरल पदार्थ के द्वारा या एक रेशेदार पदार्थ के द्वारा, तरल नहीं सॉरी रेशेदार पदार्थ के द्वारा जब वो मांसपेशी होती है उस हड्डी के चारों ओर जुड़ती है, यानी मांसपेशी और हड्डी जब मिलती है तो वो भाग होता है, उस स्थान को टेंडन कहा जाता है। उस भाग को टेंडन कहा जाता है। और खिंचाव या स्ट्रेन क्या है, ये भी पूछा जा सकता है कि खिंचाव और स्ट्रेन क्या है। तो उसका मतलब होता है जब किसी मांसपेशी में फैलाव होता है या फिर खिंचाव होता है तो उसको स्ट्रेन या मतलब फैलाव या खिंचाव कहा जाता है। तो यहाँ देखें लिगामेंट क्या है। लिगामेंट का मतलब होता है कि जब, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सिंपल्स में, दो हड्डियों के मिलने वाले स्थान को लिगामेंट कहा जाता है। जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती है, आपस में जुड़ती या मिलती है, जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती या मिलती है उस भाग को क्या, उस भाग को लिगामेंट कहा जाता है। उस भाग को लिगामेंट कहा, तो ये यहां नहीं आएगा, लिगामेंट कहा जाता है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, लिगामेंट क्या है हमारे लिए, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती है, यानी मैंने बताया जिस तरह से आप घुटने का एग्जाम्पल है या अपने कोहनी का एग्जाम्पल है, इस तरह जब हड्डियां मूवेबल होती है या जब दो हड्डियां इस रूप में जुड़ती है तो उस भाग को लिगामेंट कहा जाता है। जो वह भाग या वह स्थान जहाँ पे दो हड्डियां आपस में जुड़ती है उस भाग को लिगामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिगामेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन टेंडन की कि टेंडन शब्द क्या है। तो इसके बाद लिखें आप, फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं। देखो टेंडन लिखो या फिर टेंडन लिखो, कई जगह इसको टेंडन कर लिया है, कई जगह इसको टेंडन लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हड्डी के चारों ओर रेशेदार पदार्थ के द्वारा जब मांसपेशी उस हड्डी से जुड़ती है, यानी मांसपेशी और हड्डियां जो मिलने का स्थान होता है उसको टेंडन कहा जाता है। जिस तरह से अपने आप पैरों की मांसपेशियां, पूरे बॉडी की जो मांसपेशी और हड्डी देखे, हड्डी तो बिल्कुल अकेली तो है नहीं कि जिस तरह से कोई हड्डी है हाथ की तो हड्डी तो दिख नहीं रही है, तो उसके चारों ओर क्या उपस्थित है? मांसपेशी। यानी इस हड्डी के चारों ओर मांसपेशी लिपटे हुई है, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? जहाँ पे हड्डी और मांसपेशी आपस में चिपकती या जुड़ती है तो उसको टेंडन कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी अपन इंपॉर्टेंट कर लें, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा और चौथा पॉइंट अब देखें, जब मांसपेशियां रेशेदार पदार्थ के द्वारा, जब मांसपेशियां रेशेदार पदार्थ के द्वारा
रेशेदार पदार्थ के द्वारा हड्डियों से जुड़ती है उस भाग को क्या कहा जाता है? उस भाग को टेंडन या टेंडन कहा जाता है। उस भाग को टेंडन या टेंडन कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करें। देखो, मैंने आपको चारों पॉइंट वापस रिवाइज कर देता हूं। आज की जो टॉपिक है वो अपने पेशियों पे है। कोशिका के से ऊतकों से मांसपेशियां बनती है। यानी हम एक वर्ड में बोल सकते हैं कि मांसपेशियां क्या, ऊतकों का जो समूह होता है वो आपकी मांसपेशियां होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आपकी पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि मांसपेशियों का सबसे छोटा भाग। मांसपेशियों का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? ये तंतु कहलाता है या तंतु होता है, जिसमें सार्कोप्लाज्मा नामक कोशिका द्रव इस तंतुक में उपस्थित रहता है। ये दो नॉर्मल जानकारी होगी अपने लिए, ठीक है। ये पॉइंट तीसरा और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लिगामेंट क्या है। जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती है या मिलती है तो उस भाग को लिगामेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। टेंडन की बात करें तो जब मांसपेशियां रेशेदार पदार्थ के द्वारा हड्डियों से जुड़ती है तो उस भाग को टेंडन कहा जाता है। ये पॉइंट हमारे लिए क्या रहने वाले हैं? इंपॉर्टेंट रहने वाले दोनों। जल्दी से इन चारों पॉइंट को उतारें। इसके बाद हम पांचवा छठा कुछ और पॉइंट भी इसमें लिख सकते हैं। देखो, जिस तरह से यदि एक पॉइंट पांचवा और पॉइंट लिखे हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि मांसपेशियों में 20 से 25% तक तो प्रोटीन होता है और 70 से 75% तक आपका जल उपस्थित होता है। तो ये पॉइंट भी अपन नोट कर सकते हैं। मांसपेशियों में आपका 20 से 25% प्रोटीन होता है। क्या हो जाएगा? 20 से 25% तक प्रोटीन होता है। तथा 70 से 75% तक, यानी 70 से 75% तक क्या होता है? जल होता है। मांसपेशियों में 20 से 25% तक प्रोटीन तथा 70 से 75% तक क्या होता है? तो जल होता है। ये पांचों पॉइंट आप नोट करें जल्दी से। इसके बाद में हम और मांसपेशियों की जो सामान्य जानकारी है इनको देख लेते हैं। जल्दी से नोट करें आप इसको। ठीक है, अब इसको रब करते हैं और हम छठा पॉइंट लिखते हैं। आपका जो छठा पॉइंट हो जाएगा उसमें हम और लिख सकते हैं इनकी जानकारी कि मांसपेशियों का जनक किसे कहा जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव क्या कहलाता है या स्ट्रेन क्या कहलाता है। तो नंबर 6 पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं कि पेशीय विज्ञान का जनक, यानी मांसपेशियों का जनक तो नहीं, पेशीय विज्ञान का जनक हम अरस्तु को कहते हैं। तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं कि पेशीय विज्ञान का जनक, पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पेशीय विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो छठा पॉइंट अपने हो जाएगा कि पेशीय विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद में हम और नोट कर सकते हैं स्ट्रेन क्या है? तो स्ट्रेन का मतलब होता है मांसपेशियों में खिंचाव या फैलाव। मांसपेशियों में जब खिंचाव होता है या जब फैलाव होता है
तो उसे स्ट्रेन कहा जाता है। अब अपन बात आते हैं कि शरीर में मांसपेशियां होती कितनी हैं। ठीक है, अब कई जगह लिखा हुआ है, मैं आपको सारे आंकड़े बता देता हूँ। देखो, कई जगह आपको मिल जाएगा कि मांसपेशियों की संख्या 580 होती है, कई जगह मिल जाएगा 600 होती है और कई जगह मिल जाएगा 600 से ऊपर होती है। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा बता देता हूँ, ये होती है 639। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा अगर फिक्स वैल्यू आपको याद है तो। 639 639 जो होती है वो मांसपेशियों की संख्या एग्जैक्ट होती है। एक एक मांसपेशियां मैं सारे लिख के बताऊंगा और टोटल हो जाएगी 639 आपकी। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मांसपेशियों की कुल संख्या, आपका जो 8वां पॉइंट हो जाएगा, मानव शरीर में मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 639, 639 होती है। और इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट करना। जनरल साइंस के अकॉर्डिंग भी जब हम जनरल साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ भी होती है, तो हमें ये भी चीज़ याद रखनी है। और लैब असिस्टेंट के अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ तक नहीं सीमित रहना है, हमें 639 तक सीमित नहीं रहना, ये आंकड़ा नहीं याद करना। हमें इसके अंदर जाके सर की कितनी है, मतलब सिर की कितनी है, आपके मतलब गर्दन की कितनी है, पैरों की मांसपेशियां कितनी है, हाथों की कितनी है, पीठ की मांसपेशियां कितनी है, वो सारी मांसपेशियां हमें याद होनी चाहिए। तो आप मेरे साथ ही लिखिए उन सभी मांसपेशियों के नाम, उन सभी मांसपेशियों के नाम लिखिए मेरे साथ। तो देखो, अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले सिर की मांसपेशियां, इसके बाद अपन गर्दन की मांसपेशियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने लिए हो जाएगी आपकी 53 मांसपेशियां और ये हो जाएगी आपकी 32 मांसपेशियां। ठीक है, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अपन बात करते हैं पीठ की मांसपेशियां। तो आपकी जो पीठ की मांसपेशियां हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 80। और इसके बाद अपन बात करते हैं छाती वाले जो चेस्ट वाला पार्ट है उसकी बात करते हैं, उसकी होती है 54। और जो होती है पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं वो आपकी 124 होती है। कितनी हो जाएगी? 124। और इसके बाद हाथों की होती है वो आपकी हो जाएगी 98। हाथों की कितनी होती है? 98 होती है। इसके बाद में 1 2 3 4 आंतरांग बाकी रही। आंत की पेशियां, आंतरांग या आंतरांग या जो आंत की पेशियां होती है वो आपकी 83 होती है। तो इतना आप लिख लिए सारी पेशियां। देखो, सिर की आपकी हो गई 53 पेशियां, कितनी होगी? 53। गर्दन की 32 है, पेट की 80 पेशियां है, छाती की आपकी हो जाएगी 54, पैरों की 124, हाथ की 98 और आंतरांग की। इसके बाद में एक और अपन लिख सकते हैं, ये आपके हो जाएगा उदर की। ठीक है, ये आपके उदर की यानी पेट की पेशियां हो जाएगी। तो ये हो जाएगी उदर की पेशियां। तो उदर की पेशियां आपकी 15। कितनी हो जाएगी? 15 पेशियां। छठा पॉइंट, एक एक पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं अपन वापिस। पेशियां, पेशीय विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो वो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। स्ट्रेन या खिंचाव क्या होता है? मतलब स्ट्रेन क्या? तो मांसपेशियों में जो खिंचाव या जो फैलाव होता है, क्या होता है? फैलाव, उसको क्या कहा जाता है? उसको स्ट्रेन कहा जाता है। इसके बाद 8वां पॉइंट, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 639। और एक एक लिख ली। सिर की आपकी 53 पेशियां होती है, गर्दन की 32 पेशियां होती है, मांसपेशियां। ठीक है, इसके बाद पीठ में आपकी 80 पेशियां होती है, छाती में 54 पेशियां, पैरों में आपकी जो होती है वो 124 पेशियां होती है, हाथों में 98 होती है। आंतरांग का मतलब होता है आंत, वैसी सेरल बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है, तो आंतरांग में आपकी हो जाएगी 83 हो जाएगी और उदर यानी पेट वाले भाग में आपकी
15 पेशियां होती है। पेट वाले भाग में कितनी पेशियां होती है? तो 15 पेशियां होती है। तो एक एक पेशियों के मैंने सारी चीजें गिन गिन के अब लिखवा दी, ये कितनी हो जाएगी इस तरह से। तो आप इन सभी को उतारिए और मैं वापिस से बता देता हूँ, ये जितनी भी पेशियां हैं ये 8 पेशियों के नाम, मतलब 8 जो पार्ट है और इसमें कितनी पेशियां हैं, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट सभी बच्चे जानते हैं। हमें पूछ सकता है तो इस भाग से पूछ सकता है, इतना ज़्यादा डीप जाएगा वो। तो एक एक की सभी मांसपेशियां याद रखनी चाहिए हमें, और इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट कर लेते हैं इस पॉइंट, इस चीज़ को। तो जल्दी से आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब इसमें हम और कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। हम देखो ये बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं, हम डीप तक जाएंगे। मैं अभी बता रहा हूँ ये स्टार्टिंग का है, हम मांसपेशियों के बारे में जो सामान्य जानकारी इसको पढ़ रहे हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवा भी रखा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इतनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि मैंने मॉडल पेपर कितने सारे देखे हैं, पुराने पेपर भी देखे हैं, तो किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, जो पॉसिबिलिटी होती है वो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। इसके बाद हम 9वां पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें। हम इसको जितनी, देखो हमें सामान कोई भी चीज़ पढ़ो, आप आरएनए पढ़ो, डीएनए पढ़ो, आप फिजिक्स पढ़ो, आप या फिर केमिस्ट्री पढ़ो, कुछ जो बेसिक चीज़ें होती है, एक टॉपिक जैसे पेशियां हो गई, एक टॉपिक है, इसकी हमें पूरी सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए। फिर डीप की बात, अंदर की बात तो बात की रही, तो ऊपर की जितनी भी जानकारी हमें पहले पता होनी चाहिए। इसके बाद हम जब इसके टाइप पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम कॉन्ट्रैक्शन को जब लेंगे, टाइप और कॉन्ट्रैक्शन जब वो टॉपिक लेंगे, इतना डीप तक जाएंगे कि अपन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन में जिससे आपके सोडियम पोटेशियम पंप होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन में कौन से आपके जो धातु है, यानी कौन सी धातु काम आते हैं, वो चीज़ें तक भी करेंगे ये, और कितनी परसेंटेज में काम आते हैं उन चीज़ों को भी कवर करेंगे। अब इसके बाद अपन यहाँ लिख सकते हैं आपका 9वें नंबर का जो पॉइंट है, 9th नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा, उसमें हम लिख सकते हैं कि ये इससे रिलेटेड है। 5 तो अयुग्मित पेशियां होती है मानव शरीर में, या फिर मानव शरीर में 5 अयुग्मित कैसी होती है? 5 अयुग्मित तथा देखो, मानव शरीर में 5 अयुग्मित तथा 317 युग्मित पेशियां होती है। कैसी होती है? तो युग्मित पेशियां होती है, और ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं 639 आपको गिन के बता देता हूँ। देखो, अगर अपन इसका कैलकुलेट करें तो 5 कैसी है? 5 है वो आपकी अयुग्मित, यानी, और 17 है वो युग्मित है। युग्मित का मतलब है पेयर, यानी कपल के रूप में होंगी, और अयुग्मित का मतलब वो अकेली पेशियां होंगी। तो यहाँ कैलकुलेट करें अपन तो ये हो जाएगा आपका 317 युग्मित, यानी ये डबल हो जाएगा 317 और 317, तो ये 34 और 600 कितना? 634 हो गया। और 5 और रही, कौन सी? अयुग्मित वाली। 5 और है अयुग्मित वाली, तो 5 और जोड़ दो तो ये अपने हो जाएगा 639। कितनी हो गई? 639 हो गई। तो हम ये पॉइंट अच्छे से आप याद रखना कि मानव शरीर में 5 तो अयुग्मित पेशियां होती है, यानी अयुग्मित का मतलब अकेली पेशियां, 2 जुड़ी हुई नहीं है। इसके बाद में 317 युग्मित पेशियां है, जो कि कपल के रूप में, पेड़ के रूप में होगी, जोड़ी के रूप में होगी। तो इसके बाद में ये जो 317 जोड़ी 634 हो गई, 5 अयुग्मित को जोड़ा तो 639 अपना आंकड़ा आ गया। और इसके बाद टाइप्स ऑफ, सिर में 53 है, गर्दन में 32, पीठ में 80 है, छाती में आपका ये चेस्ट वाले जो भाग है उसमें 54 है, और इसमें 124 हो जाएगा। हाथ में आपका 98 है, और आंतरांग में है 83, और उधर में 15 है, 15 है। तो ये सारी पेशियां भी हमने लिख ली। अब हम टाइप ऑफ पेशियों पे आते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर इसको उतार ले जल्दी से। इसको मैं रफ करता हूं, और हम पेशियों के प्रकार पढ़ते हैं। जो पेशियों की सामान्य जानकारी थी वो हमने कवर कर ली है। पेशियों के प्रकार पे आते हैं। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो। मानव शरीर में 5 अयुग्मित तथा 317 युग्मित पेशियां हैं,
और हाँ, एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हो, मुझे याद आ रहा है कि ये जो मांसपेशियाँ होती है अपने शरीर का वजन कितना रखती है, 1/2 भाग, आधा भार रखती है। मानव शरीर के कुल वजन का अगर 10 पॉइंट मेंशन करना चाहो तो लिख सकते हो कि मानव शरीर का कुल कितना 1/2 पार्ट, ये 1/2 भाग का जो वजन होती है वो ये मांसपेशियाँ रखती है। तो ये 10वां पॉइंट भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं इसको। ठीक, अब मैं इसको रब कर लेता हूँ। अब आते हैं पेशियों के प्रकार पे कि पेशियाँ कितने प्रकार की होती है। तो हेडिंग लिखें, टाइप्स ऑफ मसल्स या पेशियों के प्रकार। तो हेडिंग हो जाएगी अपने, वो हो जाएगा पेशियों के प्रकार। पेशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स, क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ मसल्स। अब हम एक बार पूरी पेशियों के टाइप को पढ़ लेते हैं, फिर एक एक को अलग अलग सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिख लिया अपन, तो उसको हम लिख सकते हैं क्रॉस धारियों के आधार पर। क्रॉस रेखाओं या क्रॉस रेखाओं या क्रॉस धारियों के आधार पर। तो जो अपना सबसे पहला पॉइंट है वो है क्रॉस रेखाओं या धारियों के आधार पर। तो इसमें दो हैं अपने, तो पहली और ये आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन। तो ये है आपका पहला है रेखित पेशियाँ, क्या हो जाएगी, रेखित पेशियाँ। आप मेरे साथ लिखते रहें, रेखित पेशियाँ। और ये है अरेखित पेशियाँ, क्या हो जाएगा, रेखित पेशियाँ और अरेखित पेशियाँ। यानी ऐसी पेशियाँ जिसमें आपके रेखाएं हैं, क्रॉसधारियाँ हैं या क्षैतिज पट्टियाँ पाई जाती है। अपन पढ़ेंगे कि ए बैंड क्या है, आई बैंड क्या है, जेड बैंड क्या है, ये रेखित पेशियाँ क्या है। तो उनमें जिनमें क्रॉसधारियाँ पाई जाती है, रेखाएं पाई जाती है, उनको रेखित पेशियाँ कहा जाता है। और अरेखित पेशियाँ जिनमें रेखाएं नहीं पाई जाती है। इसके बाद दूसरा लिखे अगर हम, तो वो हो जाएगा आपका नियंत्रण के आधार पर, कंट्रोल, द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के आधार पर, यानी उनके नियंत्रण के आधार पर। तो ये हो जाएगा नियंत्रण के आधार पर, क्या हो जाएगा, नियंत्रण के आधार पर। और नियंत्रण के आधार पे बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक पेशियाँ और दूसरी जो रहेगी वो अपने रहेगी अनैच्छिक पेशियाँ। क्या रहेगी, अनैच्छिक पेशियाँ, ऐच्छिक पेशियाँ और अनैच्छिक पेशियाँ। इसके बाद में हम वितरण के आधार पे, द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी किस प्रकार उनका वितरण होता है। तो वितरण के आधार पे ये 3 प्रकार की होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखे, वितरण के आधार पर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर। ठीक है, पेशियों के प्रकार या जो पेशियों का वर्गीकरण है उसमें तीसरा टाइप है आपका वितरण के आधार पे। उसमें हम लिख सकते हैं आपकी कंकाली पेशियाँ मतलब स्केलेटल मसल्स, कंकाली पेशियाँ मतलब स्केलेटल मसल्स। तो पहला लिखे आप कंकाली पेशियाँ। इसके बाद में हम इसको हृदय पेशियाँ यानी कार्डिक मसल्स, हृदय पेशियाँ यानी कार्डियोलॉजी से रिलेटेड है तो कार्डिक पेशियाँ हो गई या कार्डिक मसल्स। और थर्ड है आपकी आंतरांग या फिर आंत।
आंत की यानी आंत की पेशियां, आंत की पेशियां। अब यहां देखें, पेशियों के प्रकार की बात करें या पेशियों के जो क्लासिफिकेशन है, उनका जो वर्गीकरण है उसकी बात करते हैं, तो पहला है क्रॉस रेखाओं या क्रॉस धारियों के आधार पे। तो ये हो जाएगा आपका ऐच्छिक और अनैच्छिक, सॉरी रेखित और अरेखित। और मैं आपको बता दूं, ऐच्छिक जो पेशियां होती है वही रेखित पेशियां है। ऐच्छिक पेशियां ही रेखित पेशियां है और रेखित पेशी ही ऐच्छिक पेशी है। ये कैसे है वो हम पढ़ेंगे। यानी जो भी आपकी ऐच्छिक वाली पेशियां होगी, ये ऐच्छिक पेशियां क्या है मैं बताऊंगा। ऐच्छिक पेशियां होगी उनमें रेखा या धारियां होती है। इसके बाद अरेखित पेशियां आपकी अनैच्छिक पेशियां हैं। तो रेखित जो और अरेखित यानी क्रॉस धारी रेखाओं के आधार पर डिवाइड किया गया उसमें। इसके बाद की बात करें तो नियंत्रण के आधार पर बात करें तो ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां कंट्रोल के बेसिस पे बात की है हमने। ऐच्छिक पेशियां वो होती है जो अपनी इच्छा पे निर्भर करती है। जिस तरह से मेरा हाथ, जिस तरह से मुझे इस तरह से हाथ मूवेबल करना है, मेरा हाथ मूव हो रहा है, तो यानी जो ये पेशियां है, कोहनी की पेशियां, यहाँ से जुड़ी हुई पेशियां, और ये जो पेशियां है ये जो पूरा मूवेबल है और ये मेरी इच्छा पे डिपेंड करती है। यानी ऐसी पेशियां जो अपने कंट्रोल में होती है, अपनी इच्छा के अनुसार अपन काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है ऐच्छिक पेशियां। क्या कहा जाता है? ऐच्छिक पेशियां। इसके बाद में अनऐच्छिक पेशियों की बात करें तो अनऐच्छिक पेशियां अपनी इच्छा पे निर्भर नहीं करती है। ये पेशियां अपने आप मतलब काम करती रहती है, उनका नियमन और इनका जो रेगुलर चालू रहती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका, वो है हृदय का पंपिंग करना। जब हार्ट पंपिंग करता है तो आप इसको रोक के देखो, अपनी इच्छा पे रुक सकता है क्या? अगर अपनी इच्छा पे रुके तो अपन रुक जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नियंत्रण के आधार पे बात करें तो अनैच्छिक पेशियां अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, कंटिन्यू ये चलती रहती है। जैसे वो एग्जाम्पल बताया मैंने बताया कि हृदय की जो पेशियां होती है वो, यानी हार्ट की जो पंपिंग चलती रहती हो। इसके बाद में महिलाओं में जो गर्भाशय है उसके अंदर अंडाशय का निर्माण, यानी जो आपका अंडाशय है उसका जो निर्माण होता है, एवोल्यूशन, तो वो उनकी इच्छाओं पे डिपेंड नहीं करता है। ये एक मतलब साइकिल चलती है, उसके अंतर्गत ये इच्छाओं पे नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उनको। तो ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। तो हृदय की पेशियां सभी एग्जाम्पल जानते हैं, लेकिन जो गर्भाशय है उसका विकास है और उसके बाद अंडाशय का जो निर्माण होता है वो अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आते हैं। उन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो एक पूरी प्रोसेस होती है, साइकिल चलती है, उसके अकॉर्डिंग ही रहता है। इसके बाद वितरण के आधार पे बात करें, किस पे हम वितरण के आधार पे बात करें, कंकाली पेशियां यानी स्केलेटल मसल्स होती हैं। इसके बाद में हृदय की पेशियां, जो आपके हृदय की मांसपेशियां हैं, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कार्डिक पेशियां। और आंतरांग यानी आंत की पेशियां, आंतरांग यानी आंत की पेशियां, ये इसको कहा जाता है वेसिसेरल मसल्स। क्या कहा जाता है? वेसिसेरल मसल्स कहा जाता है। तो ये पेशियों के प्रकार को हमने पढ़ा, इसको आप नोट कर ले। अब हम जिस क्रॉस रेखाओं या धारियों के आधार पर रेखित तथा अरेखित पेशियों को डिटेल से वापस पढ़ते हैं, किस प्रकार में इनके बैंड पाए जाते हैं और किस प्रकार की क्षैतिज पट्टियां पाई जाती हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले, इसके बाद मैं इसको रफ करता हूं। पेशियों को टाइप्स को देख लिया था, कितने प्रकार की पेशियां होती है। अब हम पढ़ते हैं कंकाली पेशियों के बारे में। देखो, रेखित और अरेखित पेशियां बहुत ही इजी है, उसमें हम बैंड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो हम लास्ट में देख लेंगे कि कितने प्रकार के बैंड्स पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंकाली पेशियां। कंकाली पेशियों से जितने भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी थी वो सारे पॉइंट यहाँ नोट कर लिए हैं, ठीक है। कि अगर सभी पेशियों को हम अलग अलग से पढ़ेंगे, जैसे पीठ की पेशियां जो इंपॉर्टेंट है, हाथों की पेशियां कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो ये जो मतलब टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैंने उन पॉइंट को कवर किया जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कंकाली पेशियां, इनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। ये पेशियां अस्थियों के साथ में संयोजित रहती है तथा कंकाली पेशियां ऐच्छिक प्रकार की होती है। तो पहला क्वेश्चन तो अपना यही बन जाता है कि कंकाली पेशियां किस प्रकार की होती है, ऐच्छिक या अनैच्छिक। तो कंकाली पेशियां वो ऐच्छिक प्रकार की होती है। कैसी होती है? ऐच्छिक प्रकार की होती है। नंबर 2 पॉइंट देखना। देखो, पहला पॉइंट कवर कर लिया हमने। नंबर 2 पॉइंट है, इन पेशियों की उत्पत्ति मायोटोम्स के द्वारा होती है, इसलिए इन्हें मायोटोमल पेशियां भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है।
ओके, कि मायोटर्मल जो पेशियां होती है या फिर कंकाली पेशियों को क्या कहा जाता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि मायोटर्मल पेशियों को और किस नाम से जाना जाता है, तो कंकाली पेशियों को ही मायोटर्मल पेशियां कहा जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि इनकी उत्पत्ति मायोटोम्स के द्वारा होती है। अगर इनकी उत्पत्ति की बात करें तो ये अलग पूरा टॉपिक हो जाता है, किस प्रकार की मतलब उत्पत्ति होती है, कैसे होती है, वो काफ़ी और चीज़ें गहराई में जानी पड़ेगी। लेकिन हमें सिर्फ अभी हमें क्या देखो, कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा ज्ञाता नहीं बनना है। अगर अगर पेशियों की बात करें ना, तो अब जैसे बीएससी करोगे तो बीएससी की फाइनल ईयर की बात कर लो या फिर सेकेंड ईयर में, तो पेशियों पे पूरे चैप्टर के चैप्टर है, बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें हैं। यानी कहने का मतलब है 50-60 पेज लिखा हुआ है इन पेशियों पे, तो उतनी ज़्यादा हमें ज्ञाता नहीं बनना है। हमें ऑप्शनल जो आपका होगा उन ऑप्शन को देखना है कौन से अपना सही है। तो कहने का मतलब हमें ये पूछ सकता है कि इन पेशियों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो मायोटोम्स के द्वारा होती है, इसलिए इनको मायोटर्मल पेशियां भी कहा जाता है। फिर इसके बाद मायोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, मायोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इनका रंग गुलाबी होता है तथा मांसपेशियों की सिरे जिनकी स्थिति पेशी संकुचन के समय स्थिर रहती है ओरिजिन कहते हैं। तो एक पॉइंट ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि मांसपेशियों के जो दो सिरे होते हैं, जिस तरह से हड्डी होती है तो इस ओर भी मांसपेशी इस ओर भी मांसपेशी, तो मांसपेशियां जब आपस में जुड़ी रहती है तो मांसपेशियों की वो स्थिति, वो स्थान जो संकुचन के समय भी स्थिर रहता है। जिस तरह से कहने का मतलब यहाँ अगर मांसपेशी हुई ये मूवेबल है, लेकिन ये जो मांसपेशी हुई ये तो इसके साथ ही स्थिर है, तो उस भाग को क्या कहा जाता है, उस भाग को ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है। और दोनों भागों के मध्य जो मोटा भाग होता है, यानी दो, जिस तरह से दो सिरे हो गए मांसपेशियों के, इस साइड मांसपेशी इस साइड, ठीक है, बीच वाला जो मोटा हिस्सा होता है जहाँ, तो उस मोटे भाग को बेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेली या बेली कहा जाता है, बेली या फिर बेली कहा जाता है। इसकी क्रियात्मक इकाई मायोफाइब्रिल होती है। ये इसको भी नोट करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी 3 पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कंकाली पेशियां ऐच्छिक प्रकार की पेशियां हैं, उत्पत्ति मायोटोम के द्वारा, इसलिए मायोटोमल पेशी कहते हैं। इसके बाद इसकी क्रियात्मक इकाई मायोफाइब्रिल होती है। क्या होती है? मायोफाइब्रिल। अब बात करते हैं कि कंकाली पेशियों के भी टाइप्स, कंकाली और थोड़ा डीप जाए तो कंकाली पेशियों के प्रकार को देखें, हमें सिर्फ नाम ही याद रखना है, ठीक है। ये मेटामेरिक होती है, इसके बाद ब्रेंकियोमेट्रिक होती है और एंटीग्यूमेट्रिक होती है। तो हमें इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ये 3 नाम दे देगा या फिर कोई एक नाम देगा तो पूछे इनमें से कौन सी कंकाली पेशी का उदाहरण है। तो मेटामेरिक कंकाली पेशी है, ब्रेंकियोमेट्रिक कंकाली पेशी का उदाहरण है और एंटीग्यूमेट्रिक कंकाली पेशी का उदाहरण है। अगर इसकी बात करें तो उपास्थियों से संबंधित है और ये उसके व्युत्पन्नों से संबंधित है, और ये इंटेग्यूमेट्रिक है, ये आपकी त्वचा से संबंधित जो मांसपेशियां होती है उसका एग्जाम्पल होती है। आपके चारों पॉइंट को वापस कवर करते हैं, देखते हैं। कंकाली पेशियां स्केलेटल मसल्स है, ये पेशियां अस्थियों के साथ संयोजित रहती है तथा कंकाली पेशियां कैसी है? ऐच्छिक पेशियां। फिर से बता रहा हूं, कंकाली पेशियां ऐच्छिक प्रकार से है। नंबर 2, इन पेशियों की उत्पत्ति मायोटोम्स के द्वारा होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मायोटोमल पेशी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मायोटोमल पेशी। इसके बाद मायोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इनका रंग गुलाबी होता है तथा मांसपेशियों की वे स्थिति, यानी जब मांसपेशी के 2 सिरे होते हैं मैंने बताया, तो उनके बीच की स्थिति जहाँ पे पेशी संकुचन के समय भी वो भाग स्थिर रहता है, उस भाग को ओरिजिन कहा जाता है, और बीच का मोटा भाग वो बेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेली। इसके बाद इसकी क्रियात्मक इकाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मायोफाइब्रिल होता है। पेशियों जो स्केलेटल मसल्स होती है या कंकाली पेशियां होती है, इनका जो क्रियात्मक इकाई होती है या मायोफाइब्रिल होती है, मायोफाइब्रिल से मायोटोम्स, मायोटोम से मायोटोमल पेशियां, मायोफाइब्रिल से मायोटोम्स, मायोटोम से मायोटोमल पेशियों का निर्माण होता है। 3 प्रकार की होती है। 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा कि कंकाली पेशियां, देयर आर 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार की होती है। पहली आपकी मेटामेरिक, ठीक है, ये उपास्थियों से संबंधित हो जाएगी। दूसरी है ब्रेंकियोमेट्रिक और तीसरी है इंटेग्यूमेट्रिक।
तो इंटेगोमेट्रिक ये त्वचा से संबंधित है। किससे तो संबंधित है? त्वचा से संबंधित है। ये कंकाली पेशी अपनी पूरी। इसके बाद हम कौन सा प्रोटीन काम आता है उसको भी पढ़ेंगे। एक्टिन प्रोटीन काम में आता है, फिर सोडियम पोटेशियम में, तो उसमें से कौन सा ज़्यादा काम आता है। तो अपन कंकाली पेशियाँ ये हमने कंप्लीट पढ़ ली। ठीक है, कंकाली पेशियाँ इतना काफ़ी है। क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से, इन 3 भागों से क्वेश्चन बन सकता है। ऐच्छिक पेशियाँ है, मायोटर्मल पेशी कहते हैं, और मायोफाइब्रिल। इन 3 पार्ट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कंकाली पेशियों को लेके। कंकाली पेशियों के बाद हम हृदय पेशियों की बात कर लेते हैं कि हृदय पेशियाँ क्या है, कार्डिक मसल्स क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं आंत की पेशियाँ क्या है। तो एक पार्ट अपन पूरा कर लेंगे, तो इसको आप उतार लिए। इसके बाद बात करते हैं अपन कंकाली अब इसके बाद बताते हैं कार्डिक मसल्स की बात कर लेते हैं। हमने कंकाली पेशियों को पूरा पढ़ लिया। अब बात करते हैं हृदय पेशियों की। तो अब नेक्स्ट अपन लिख लेना, आपकी हेडिंग है हो जाएगी, वो हो जाएगी हृदय की पेशियाँ, या ये हो जाएगी आपकी, हो जाएगी हृदय पेशियाँ या कार्डिक मसल। क्या हो जाएगा? कार्डिक मसल या हृदय पेशियाँ। अपन इसकी बात कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हृदय पेशियों की बात करें तो देखो, कंकाली पेशियाँ, पूरे कंकाल की बात करते हैं तो कंकाली पेशियाँ होती काफ़ी लंबी होती है। तो हृदय पेशियाँ कैसी है? तो हृदय पेशियाँ कंकाली पेशियों की तुलना में कम लंबी है। तो यानी हृदय पेशियाँ कम लंबाई में होती है। इसके बाद ये जो होती है हृदय पेशियाँ अनैच्छिक प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था, एक तो गर्भाशय में, और फिर उनका जो अंडाणु का निर्माण होता है उसका, और एग्जाम्पल दिया था दूसरा मैंने हृदय का। ये जो पेशियाँ होती है अनैच्छिक प्रकार की होती है, अपनी इच्छा पे निर्भर नहीं करती है, ये अपने आप स्वतः ही लयबद्ध रूप से चलती रहती है, तो अनैच्छिक प्रकार की है। और इसके साथ में रेखित कैसी है? रेखित है क्योंकि इन पे क्या हो जाएगा, कुछ धारियाँ भी उपस्थित हो सकती है, और कई जगह इनको अरेखित भी लिखा हुआ है, लेकिन हृदय पेशियाँ रेखित होती है। इन पे जेड धारियाँ या जेड बैंड पाया जाता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पहला पॉइंट, आप लिखिए मेरे साथ ही, कि हृदय होती है, जो हृदय पेशियाँ होती है वो कंकाली पेशियों की तुलना में कम लंबी होती है। तो कंकाली पेशियों की तुलना में, कंकाली पेशियों की तुलना में हृदय पेशियों की लंबाई, कंकाली पेशियों की तुलना में हृदय पेशियों की लंबाई क्या होती है? कम होती है। हृदय पेशियों की लंबाई कम होती है। इसके बाद में अपन दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, ये रेखित तथा अनैच्छिक प्रकार की होती है। कैसे होती है? रेखित तथा अनैच्छिक प्रकार की होती है। और अनैच्छिक के बता दिया, जो अपने कंट्रोल में नहीं होती है। तो ये रेखित तथा अनैच्छिक प्रकार की होती है। अनैच्छिक प्रकार की होती है। कारण भी लिख लेता हूं, क्योंकि इस पर जेड रेखाएं पाई जाती हैं। जेड रेखाएं या जेड बैंड होता है, तथा ये स्वतः ही लयबद्ध रूप से चलती है, तथा ये स्वतः ही चलती रहती है, ये बिल्कुल अपनी टर्म में लिखा है कि स्वतः ही चलती रहती है, इसे हमको समझ में आ जाएगा। तो ये रेखित तथा अनैच्छिक प्रकार की होती है। रीजन बता दिया, क्योंकि इस पर क्या जेड रेखाएं या जेड बैंड होता है, तथा ये स्वतः ही चलती रहती है। कंकाली पेशियों की तुलना में हृदय पेशियां कम लंबाई की होती है। इसके बाद देखिए अपन तीसरा पॉइंट और लिख सकते हैं कि ये जो हृदय पेशियां होती है
जब इनको इनका अनुप्रस्थ काट देखा जाता है तो ये वाय आकार की दिखी है। तो हृदय पेशियों का अनुप्रस्थ काट देखने पर ये वाय आकार की दिखाई देती है। तो इस पॉइंट को हम नोट करें। इसका अनुप्रस्थ काट देखने पर यह वाय आकार की दिखाई देती है। तो इस पॉइंट को नोट करें। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि इसका अनुप्रस्थ काट देखने पर, यानी इसको अनुप्रस्थ काट देखने पर क्या दिखाई देती है, ये वाय आकार की दिखाई देती है। तो 3 पॉइंट हो गए। कंकाली पेशियों की तुलना में हृदय पेशियां कम लंबाई की, ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रकार की, ऐच्छिक और रेखित है, और इनका अनुप्रस्थ काट देखने पर ये वाय आकार की दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं हम, तो इसके अंतर्गत पॉइंट हो जाएगा, उसमें हम लिख सकते हैं कि जो कैल्शियम की मात्रा होती है, यानी जो आपकी कैल्शियम की मात्रा होती है वो हृदय पेशियों में बहुत ही कम होती है। देखो हृदय पेशियों में कैल्शियम प्लस 2 का भंडारण या कैल्शियम प्लस 2 की मात्रा, कैल्शियम 2 का भंडारण कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। तथा पेशीय संकुचन के दौरान कुछ मात्रा में कैल्शियम प्लस 2 बाह्य कोशिकीय तरल पदार्थ के रूप में हृदय पेशियों में प्रवेश करता है। तो ये इस प्रकार हमने हृदय पेशियों की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी पढ़ ली है। देखो इसको वापस एक बार क्या क्या पॉइंट है पूरा रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा कि कंकाली पेशियों की तुलना में हृदय पेशियों की लंबाई कैसी है, तो वो कम है। हृदय पेशियों की लंबाई कैसी है? कम है। ये रेखित होती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रेखित तथा अनैच्छिक प्रकार की होती है। कैसी होती है? रेखित तथा अनैच्छिक प्रकार की होती है। ये रेखित तथा अनैच्छिक प्रकार की होती है क्योंकि इस पर जेड रेखाएं पाई जाती है। क्या होती है? जेड रेखाएं। यदि देखो जेड बैंड मैंने अपने हिसाब से लिखा है, यदि आपको जेड रेखाएं वहां ऑप्शन नहीं मिले तो हमें जेड बैंड भी सही हो सकता है। ये स्वतः ही चलती रहती है, ठीक है। इस अनुप्रस्थ काट में देखने पर ये कैसे दिखाई देती है? वाय आकार की दिखाई देती है। तो हृदय पेशियों का आकार कैसा होता है? हृदय पेशियों का आकार वाय आकार की दिखाई देती है। इसके बाद में इस हृदय पेशियों में कैल्शियम का जो भंडार होता है वो कैसा होता है? बहुत ही कम होता है, ठीक है। और कुछ मात्रा में जब कैल्शियम की मात्रा होती है बाह्य कोशिकीय तरल पदार्थ के रूप में जब संकुचन होता है तो वो हृदय पेशियों में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। संकुचन होता रहता है, वापिस अंदर आता है और कुछ बाहर जाता है। अब इसके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जो हृदय पेशियों से जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है। देखो ये बिल्कुल सामान्य जानकारी होगी, रेखित और अनैच्छिक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और एक वाय आकार से हमसे पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत रह सकती है, ठीक है। ये जो पॉइंट लिखे हैं इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एक पॉइंट बता रहा हूं उस पॉइंट से हमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे। देखो ये 5वां पॉइंट जो रहेगा पेशीय संकुचन की कार्यकी हो जाएगा आपका पेशीय हृदय पेशियों की कार्यकी। कहने का मतलब है आपका हृदय पेशियों की कार्यकी। क्या हो जाएगा? हृदय पेशियों की कार्यकी।
हमारे लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हृदय पेशियों की कार्यकी। अब इस पॉइंट को हम कहाँ पढ़ेंगे? इस पॉइंट को हम इन पेशियों के अंतर्गत अभी नहीं पढ़ेंगे। हृदय पेशियों की जो कार्यकी है उसको हम पढ़ेंगे जब का हार्ट से रिलेटेड, यानी हृदय की जब संरचना पढ़ेंगे। यानी कहाँ पढ़ेंगे इसको? हृदय की संरचना। जो हम हृदय की संरचना पढ़ेंगे, उस हृदय की संरचना के अंतर्गत मैं अभी बता देता हूं आपको हमें कहाँ पढ़ना है इसको। जो आपके हृदय की संरचना है, उस हृदय की संरचना में किस प्रकार हीमोग्लोबिन आता है, मतलब कि किस प्रकार ऑक्सीजन आती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, पूरे शरीर में चलती है, फिर मायोग्लोबिन का निर्माण किस तरह था, फिर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। इसके बाद में यहाँ पे उसकी जो पेशियाँ होती है वो पेशियाँ किस रूप में काम करती है, वो सारा हमें, यानी जो पांचवा पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हृदय पेशियों की कार्यकी, जो हृदय की संरचना है वहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद जो पेशी संकुचन होगा वहाँ पे भी हम इस पॉइंट को थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। इस प्रकार हृदय पेशियों की कार्यकी को भी समझ लेंगे, हृदय की संरचना को भी हम समझ लेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्शन है आपका हृदय का जो संकुचन है उसको भी समझेंगे। तो इस प्रकार इस पॉइंट को आप सभी पॉइंटों को आप एक बार नोट कर ले अच्छे से। हमने आज पेशियाँ क्या होती है उसके सामान्य जानकारी को पढ़ा, कितने प्रकार की होती है उसको पढ़ा, फिर हमने कंकाली पेशियों को पढ़ा, और अंतिम हमने हृदय पेशियों को पढ़ा। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी तो उसमें हम जो बाकी की जो पेशियाँ रही है, रेखित अरेखित पेशियाँ क्या है उनको पढ़ लेंगे, और आपकी इसमें आंतरांग जो पेशियाँ हैं उसको बारे में भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।